तीनों जब बाहर चली तो बाहर गुलाब बिछे हुए थे। तीनों आगे गईं और एक जगह लेकर चले गईं वो दोनों स्वाति को। वहाँ पानी बह रहा था, ताज़ा साफ पानी। फूलों की पंक्तियाँ चली गई थी दूर तलक। एक जगह पत्थर रखे थे, यहाँ बैठने की जगह थी, सो जा बैठी तीनों वहीं पर। तभी अशुफा बोली, कल आएंगे फैज़ान भाई। फिर से दिल धड़कने लगा, जाने क्यों। क्या उसे भी इंतज़ार था? हाँ शायद, या कोई और बात थी। स्वाति ही जाने कि आखिर उसके दिल ऐसा क्यों धड़क रहा था। आप मिलोगे उनसे? अशुफा ने स्वाति से पूछा। तो वो खामोश रही। बोले तो कैसे हाँ कहे, वो तो जानती भी नहीं। फिर भी गर्दन हिला दी उसने। ये हया थी, हयापोश हो चली थी स्वाति। उसी लम्हे जिंदगी में बस यही भाव नहीं आया था। पहले कभी उसने इसे सोचा नहीं था, ना ही उसको ऐसी हया आई थी। लेकिन आज अचानक क्या हो गया था उसे? वो भी बहुत खुश होंगे, अशुफा बोली। फिर स्वाति कुछ ना बोली, आंखें नीचे किए हुए ज़मीन देखती रही। फिर खड़ी हो गई वो तीनों। सामने ऊंचे पहाड़ थे, उनकी चोटियां बादलों में समाई हुई थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। आओ स्वाति, अशुफा बोली और ले चली उसे और आगे। ओहो, यहाँ तो नीले फूलों का बिस्तर सा लगा था दूर तलक, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक। वैसे ही नीले फूल जो उसे अपनी बाल्टी में मिला करते थे। याद आ गए उसे वही फूल। तभी स्वाति ने कहा, हैजा? तो वो बोली, हाँ कहिए। तो स्वाति कहने लगी, क्या ये सपना है? उसने पूछा तो अशुफा भी मुस्कुराई और हैजा भी हंसने लगी। नहीं नहीं स्वाति, ये तो सच है, अशुफा ने कहा। स्वाति ने पूछा, क्या सच में सच है? तो उसने कहा हाँ। स्वाति को तो अब यकीन नहीं आ रहा था। तभी हैजा बोली, न यकीन आए, दिमाग उलझे, दिमाग में सवाल बवाल कांटे तो तुम कुछ भी मत करना। लेकिन स्वाति, ये सब असल में ही हो रहा है। हैजा बोली तो स्वाति उसे देखने लगी। हैजा मुस्कुराई। स्वाति का चेहरा थामा अशुफा ने अपने हाथों में और देखा उसकी आंखों को और आंखों में चूम लिया माथा उसका। ये सच है, सपना नहीं है स्वाति, अशुफा बोली। और अगले ही पल नींद खुल गई स्वाति की। भोर हो चली थी, यानी सुबह हो गई थी। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे। घड़ी देखी तो 6 बजने में 10 मिनट थे। अलार्म भी बजने ही वाला था। वो उठी, खिड़की बंद की। चांद अब जा चुका था। हालांकि आकाश में ढूंढा उनको, पर अब जा चुके थे वो। अब तो सूर्यदेव अपने रथ पर सवार हो पूर्वी क्षितिज से चले आ रहे थे। कुछ ही देर में अलार्म बज उठा। उसने अलार्म बंद किया और स्नान आदि के लिए चली गुसल खाने। बाल्टी में नजर डाली तो छोटे से नीले रंग के फूल आज भी पड़े हुए थे। उसने नहीं हटाया वो फूल। पानी भरा और फिर स्नान किया, कपड़े पहने, बाल संवारे, अपना सामान भी उठा लिया। चली मम्मी पापा के पास। जैसे ही गई, सामने कुणाल बैठा हुआ था। देर रात आया था वो। भाई दौड़ के चला अपनी बहन के पास। खुश हो गई स्वाति। पता नहीं कितने सवाल कर डाले एक ही वाक्य में कुणाल ने भी। एक एक करके जवाब दिया उसको। भाई बहन में बहुत प्यार था शुरू से ही। कुणाल तो जान छिड़कता था अपनी बहन पर। अभी बातें कर ही रहे थे कि स्वाति के ताऊ जी के लड़के भी आ गए। खबर मिल ही चुकी थी कि कुणाल आ चुका है। सबसे पहले अपनी लाडली बहन से मिले, फिर अपने चाचा और चाची के पाँव छुए उन्होंने और बैठ गए। 4 भाई में अकेली बहन थी तो लाडली कैसे ना होती। चाय नाश्ता लगवा दिया गया था। अब तो सभी ने चाय नाश्ता किया। जब स्वाति ने चाय नाश्ता कर लिया तो वो अपनी क्लास के लिए चली। कुणाल से मिली और अपने दूसरे भाइयों से भी, और चली आई बाहर। पकड़ी सवारी और चली कक्षा। वहाँ पहुँची और जैसे ही क्लास में पहुँची, पूरा कमरा महक उठा रोज़ की तरह। कामना और पारुल ने फिर से फप्तियाँ कस दी और रोज़ाना की तरह ही स्वाति ने उनको जवाब भी दिया। दोपहर में फिर से कैंटीन में जा बैठी। भोजन किया और कुछ आराम, कुछ इधर उधर की बातें भी हुई। और फिर क्लास के बाद वापस चली स्वाति। आई बाहर, पार किया चौराहा और ले ली सवारी। और देखिए, जिस ऑटो में बैठी थी उसमें ठीक सामने लिखा था फैज़ान। जैसे ही पढ़ा, दिल में एक सिलवट सी पड़ी। याद आ गया सब कुछ। खो गई उसी सपने में और पूरा रास्ता उसी सपने के एक लम्हे में बिता दिया। पहुंची घर, कुणाल अपने भाइयों के साथ बाहर गया था। उसने मुँह हाथ धोया, चाय पी, थोड़ा बहुत खाना भी खाया और फिर कपड़े बदल जा बैठी पलंग पर। अपना कुछ सामान ठीक से व्यवस्थित किया, कुछ अदला बदली की और तभी एक महक आई, तेज़ महक, ऐसी खुशबू जैसी उन नीले फूलों में से आया करती थी। आंखें बंद हो गई उसकी अचानक, जैसे नशा सा चढ़ गया हो। बदन में ढीलापन आ गया। रोए से खड़े हो गए। वो काम छोड़ जा लेटी बिस्तर पर। उसने करवट ली, अपने दोनों हाथ फंसाए घुटनों में और आंखें खोल सोचने लगी कुछ। जब ऐसी हालात होती है मित्रगण, तब आंखें कुछ नहीं देखती, बस उनका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। देखती हैं तो मन की आंखें।
तन की आंखें तो बस जैसे शिथिल थी हो जाया करती हैं, वही हो रहा था उसके साथ भी। मन की आंखें जब ज़रा ही उलझी तो तन की आंखें भी बंद हो गई। करवट फिर से बदली उसने और इस बार नींद का झोंका आया और स्वाति बह चली उसमें। सपनों की डोर भले ही कच्ची थी लेकिन जकड़न बेहद मजबूत थी उसकी। स्वाति खिंची चली जाती थी उसमें। इस बार वो जहाँ आई वो फिर से एक रेगिस्तान था। शाम का वक्त था, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, सफ़ेद रेगिस्तान। आकाश में कोई परिंदा नहीं, रेगिस्तान में कोई लकड़ी का ठूंठ भी नहीं, बस वो और उसकी परछाई। परछाई जो अब लंबी हो चली थी, पूरब की तरफ पड़ रही थी, धुंधली सी। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। एक टीला देखा रेत का, ऊंचा था बहुत। उस पर चढ़कर पता लगाया जा सकता था कि वो कहाँ पर है। वो चल पड़ी उधर। पाँव रेत में धंसे जा रहे थे, चलना मुहाल हो रहा था। किसी तरह एक एक कदम बढ़ा वो चल रही थी। पहुंची टीले पर और ठीक बाएं कुछ पेड़ दिखे उसको। दिमाग में कुछ याद आया, ये तो वही नखलिस्तान है। बदन में जान आई उसके और चल पड़ी उधर ही। जब पहुंची तो ऊँटों की आवाज़ें आई उसको। कुछ औरतें दिखाई दी। वे औरतें जैसे पहचान गई उसे। आई उसके पास और ले चली अशूफा के पास। ले आई उसे अशूफा के पास और अशूफा को आवाज़ दी और अशूफा अंदर से भागी चली आई बाहर, सीधा स्वाति के पास। हाथ चूमे उसके, माथा चूमा और पाँव को साफ कर दिया उसने। ले चली अंदर उसे उस तंबू के, बिठाया उसे। तभी स्वाति ने पूछा, हैजा कहाँ है? उसने कहा, आती होगी स्वाति जी, अभी आएगी हैजा भी। उसके बाद वो आई उसके पास और खोली एक डिबिया, निकाली एक सिराई, भरा सुरमा उसमें और लगा दिया स्वाति की आंखों में। सुरमई आंखें हो चली उसकी। पानी चाहिए? स्वाति से बोला गया। स्वाति ने कहा, हाँ चाहिए। तो उसने कहा कि रुको, और वो कोने में रखी सुराही से पानी डाला गिलास में और दे दिया स्वाति को। स्वाति ने पानी पिया और गिलास वापस दे दिया और भागी भागी चली आई हैजा। स्वाति मुस्कुरा गई उसे देखकर। हैजा ने माथा चूमा, स्वाति का हाथ चूमे और कलाइयाँ चूमी। ये रिवाज है वहाँ का। तभी बाहर से कुछ औरतों के गाने का स्वर गूंजा। बाहर देखा स्वाति ने, ये हरातीन है। हैजा बोली, हरातीन एक और कबीला है सहारा का। इसके मर्द और औरतें बेहद मजबूत कद काठी के होते हैं। पक्के रेगिस्तानी लोग हैं लेकिन ईमानदार, बेईमानी से कोसों दूर। कभी नहीं सीखी इन्होंने बेईमानी। वो अपनी स्थानीय भाषा में गीत गा रही थी। स्वाति को बहुत अच्छा लगा था वो गीत। इसके क्या मायने हैं? स्वाति ने पूछा। इसके मायने हैं स्वाति के शाम होने वाली है, सूरज भी डूबने को है। तो ये औरतें सूरज से प्रार्थना कर रही हैं कि कुछ देर और ठहरो, रुक जाओ, मेरे दिल की धड़कन सुनो कितनी तेज़ है। उसके खाविंद बस पास में ही होंगे, अंधेरा ना होने देना। उजाले उजाले में लौट आए वो। घर में चूल्हा चढ़ चुका है, बस कुछ देर और ठहरो। अशूफा बोली, बहुत प्यारे मायने हैं, बहुत ही प्यारे, दिल को छू गए हैं। स्वाति ने जवाब दिया। हाँ स्वाति, बहुत कम ही ऐसा होता है, हाँ, जो आपके दिल को छू जाता है। आप तसव्वुर करते रहते हैं उसका। वो बोली। उसने कहा, हाँ सही कहा। हैजा बोली अशूफा से। अशूफा कहने लगी, जी बिल्कुल सही जवाब दिया उसने। अशूफा कहने लगी कि जाओ खिच्चा तो ले आओ। उसने कहा, अभी लेकर आई। हैजा बोलकर उठी और चली गई बाहर। स्वाति, आप ना जाया करो, अशूफा बोली। मुस्कुरा गई उस स्वाति और उसने कहा, हमारी याद आती है आपको क्या अशूफा? तो उसने कहा, हाँ बहुत। स्वाति ने कहा, मुझे भी बहुत याद आती है। और इतना कहकर वो दोनों मुस्कुरा पड़ी। तभी हैजा अंदर आई, ले आई थी खिच्चा। दिया उसने स्वाति को और स्वाति ने लिया और पीने लगी। आप बहुत याद आती हैं हमें, हैजा स्वाति से बोली। तो स्वाति फिर से मुस्कुरा पड़ी। सच में आपके जाने के बाद सब सूना हो जाता है। हैजा की बात सुनकर स्वाति ने कहा, हमारे बिना आपको यहाँ पर सूना क्यों लगता है? तो अशूफा बोली कि स्वाति, आप जैसा कोई भी नहीं है और आपके बिना सब कुछ सूना हो जाता है। तभी बाहर से आवाज़ आई। ये हुमैद साहब थे, कुछ लाए थे खाने के लिए। हैजा ने लिया उनसे और रख दिया सामने स्वाति के। ये पिस्ते, मेवे, सूखी खुरमानी थे। रेगिस्तान में बस यही टिकता है, नहीं तो गर्मी सारी नमी सोख लिया करती है। खिच्चा पी लिया था उसने और तभी उसकी आंखें बंद हुई। जैसे ही बंद हुई वहाँ खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, यानी कि अब वो सपने से बाहर आ चुकी थी। लेकिन खिच्चा का स्वाद अभी भी उसके मुंह में बना हुआ था। अभी भी बाहर कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो उठी, घड़ी देखी, 6:30 बज चुके थे। दरवाज़ा खोला और चली बाहर। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो उधर चली। भाइयों ने जगह बनाई। माताजी की आंखों में आंसू थे। उसको हुई घबराहट। उसने कहा, क्या हुआ मम्मी? पूछा उसने तो मम्मी तो कुछ बोल ना सकी, रोए ही जा रही थी। कुणाल, क्या हुआ कुणाल को? तो उसने बताया कि आज हम मरते मरते बचे हैं। तो वो और ज़्यादा घबरा गई। तो उसने पूछा, कैसे, क्या हुआ, कैसे आप लोग मरते मरते बचे?
तो कहने लगा मैं और धीरज थे अपनी गाड़ी में, गाड़ी चले जा रही थी। अचानक रास्ते में लगा एक नीम का पेड़, बड़ा पेड़ सड़क पर झुका। एक गाड़ी ने मारा ब्रेक, लेकिन जा टकराई उससे फिर भी, और फिर एक और फिर एक और। अब पीछे हम थे, हमने मारे ब्रेक, लगा आज तो हम गए। लेकिन हुआ क्या, कैसे किसी ने हमारी गाड़ी को हाथों से उठाकर बाएं रख दिया हो ऐसा लगा। हमारे पीछे की गाड़ी जा ठुकी, लेकिन कमाल ये कि हमें एक खरोच भी ना आई। कमाल हो गया आज तो, कुणाल बोला। दिल धड़क उठा स्वाति का, उठी और लगा लिया उसको गले, यानी कि कुणाल को, धीरज को, और आंखों से आंसू ढुलक पड़े। दोनों भाई भीगी बिल्ली की तरह से चुप। स्वाति के सामने तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी उनकी। दूसरे भाई भी चुप। सच में ही कमाल हो गया, नीरज बोला। हाँ यार, एक और भाई बोला। देखने वाला हैरान था। नीरज कहने लगा कि गाड़ी जैसे किसी खिलौने जैसे उठा दी हो किसी ने। और उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, बच तो गए कम से कम। कुणाल बोला, हाँ यार धीरज भाई, अगर वो ऐसा ना होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। अब तक पिताजी भी आ गए थे, उन्होंने सब कुछ सुना तो वो भी सन्न रह गए। लेकिन शुक्र था कि एक खरोच भी ना आई किसी को भी, ना उन्हें और ना ही गाड़ी को। हाँ, वहाँ उस दुर्घटना में 8 लोग जख्मी हुए थे, 4 गाड़ियाँ ठुक गई थी। पेड़ के गुद्दे काट काट कर निकाला गया था उनको लोगों को। खैर आज तो रक्षा हुई, आज प्रसाद बांटना तो बनता है। तो वे भाई सारे चले अब मंदिर। आज प्रसाद बांटना था। चाय आई तो चाय पी सबने। माताजी को समझाया गया, तब जाकर आंसू थमे। स्वाति का फ़ोन बजा, कामना का था। उठी और चली अपने कमरे में, खड़ी हुई खिड़की के पास और बातें करने लगी कामना से। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।